Hi guys, how are you? Myself Krupesh Kotari. Welcome to our channel GradCool, a digital learning platform for graduates as well as postgraduates. Subscribe to our channel, press the bell icon and share it with your friends. So, we will learn today investment accounting. So, financial accounting का एक चैप्टर है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग. चालू करते उस चैप्टर के साथ. सर मार्क्स का वेटेज क्या है, कैसा चैप्टर है, सब हम लोग चैप्टर क्या समझ जाएंगे. बट लेट मी टेल यू फर्स्ट ओनली, सबसे इजी चैप्टर है, एकदम कंसेप्चुअल है, मजा आएगा पढ़ने में. ठीक है, चलो. सो सर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, द नेम इटसेल्फ सेज कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग एक इन्वेस्टमेंट के बारे में है. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल. एग्जांपल ऐसा है कि आई एम लुकिंग फॉर इन्वेस्टिंग इन सम सिक्योरिटीज. तो मैंने मार्केट में चेक किया कि मैं सिक्योरिटी परचेज कर सकता हूं. सो आई फाइंड आउट कि मैं किसी से शेयर्स या डिवेंचर्स या कुछ तो परचेज करूं, एंड आई बीन एन इन्वेस्टर, आई विल पे मनी एंड आई विल गेट इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज व्हिच कैन बी शेयर्स, debentures or any other such things. So, first of all, sir, this chapter is all about the person investor. हम लोग इन्वेस्टर के एंगल से अकाउंटिंग समझेंगे. ठीक है, तो सर क्या क्या परचेज रिकॉर्ड करना होता है, कौन सी डेट पे रिकॉर्ड करना होता है, किस प्राइस पे करना होता है, सर उससे कुछ इनकम हमको मिलती है क्या, तो सारा कुछ इस चैप्टर में समझ में आएगा अपने को. अभी क्लियर? चलो. सो मूविंग फर्दर, अब ये तो समझ सर इन्वेस्टमेंट करना तो है, बट इन्वेस्टमेंट कहां कर सकते हैं, कौन सी टाइप की सिक्योरिटीज होती है. सो आई एक्सप्लेन यू दैट पार्ट कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो सिक्योरिटीज होती है ना, सिक्योरिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज फिक्स्ड इनकम bearing securities, and second is variable income bearing securities. ओके सर, तो सर दोनों का डिफरेंस एकदम क्लियर है, फिक्स एंड वेरिएबल. सर मतलब मैंने एक ऐसी कंपनी के सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया हुआ है जहां से आई विल बी गेटिंग अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम, दैट इज नोन एज फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज. एंड द अदर वन इज वेरिएबल. सर फिक्स नहीं है, कितने पैसे आएंगे, कब मैं अर्न करूंगा, दैट इज नोन एज वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज. ओके, तो ये दो टाइप का बाइफिकेशन है. सर एग्जाम्पल क्या है वो ये तो मुझे बताओ. ओके, सो फॉर योर एग्जाम्पल पर्पज, सर यहां पे एग्जाम्पल के लिए if I say डिवेंचर, सर डिवेंचर वही जो हम लोग हमेशा अब तक लायबिलिटी में देखते थे. यस, बट जब कंपनी डिवेंचर इश्यू कर रही है तो कंपनी के लिए लायबिलिटी है. बट इफ आई एम द इन्वेस्टर, मैं क्या करूंगा, मैं उस कंपनी के डिवेंचर्स खरीदूंगा और मेरे लिए वो एसेट है, मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट है. सो आई एम टॉकिंग फ्रॉम द इन्वेस्टर एंगल. ठीक है, तो डिवेंचर, सर डिवेंचर फिक्स्ड इनकम बेरिंग कैसे हो गया. याद करो हमने हमेशा पढ़ा हुआ डिवेंचर के आगे क्या आता था. सर डिवेंचर के आगे हमेशा 12%, 10%, 5% ऐसे हम लोग लिखते थे. तो व्हाट इज 12%? सर 12% मींस हमको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है फ्रॉम दैट कंपनी. सो आई एज एन इन्वेस्टर रिलैक्स्ड, मुझे पता है कंपनी प्रॉफिट करे, लॉस करे, जो करे, मुझे क्या मिलने वाला, इंटरेस्ट. हेंस इट इज नोन एज फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज. ओके सर, दैट इज फेयर इनफ. व्हाट इज वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज? वेरिएबल में अपना इंटरेस्ट अमाउंट फिक्स नहीं है, मतलब वहां पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है. सोचो सर ऐसा कौन सा सिक्योरिटी है जिसमें मैं इन्वेस्ट करूं, मेरा इनकम फिक्स नहीं है. यहां पे लिखना ध्यान से. सर एग्जांपल के लिए शेयर्स. सर शेयर्स में आपका इनकम फिक्स नहीं होता है, ऑब्वियसली फिक्स नहीं होता है. कंपनी प्रॉफिट करे और कंपनी की इच्छा हो तो ही जाके आपको क्या मिलता है, डिविडेंड. तो कहना इसे डिविडेंड फिक्स है नहीं है सर, कंपनी की इच्छा है. सो दैट इज नोन एज वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज. वी आर नॉट हियर टू अंडरस्टैंड और गेट द लॉजिक सर किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. वी आर हियर टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट्स.
गेटिंग इट? तो हम लोग दोनों समझेंगे सर दोनों का अकाउंटिंग कैसे करना होता है, हाउ डज इट इंपैक्ट द बुक्स ऑफ इन्वेस्टर, क्या रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, वो सब समझेंगे हम लोग। बट ऑलवेज कीप इन माइंड, ये हमेशा जरूरी है, व्हेनेवर वी स्टार्ट अ चैप्टर वी शुड अंडरस्टैंड कि हम कौन से पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर कर रहे हैं। हम लोग कंपनी के पर्सपेक्टिव से नहीं कर रहे हैं, हम लोग इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। अभी क्लियर? चलो मूविंग फॉरवर्ड, मैं आपको ये समझाता हूं कि सर इन्वेस्टमेंट तो करना है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर तो रहे हैं, पर किस रेट पे करना होगा, किस रेट पे मैंने बाई किया है, कौन से रेट पे रिकॉर्ड करना है, all such things will be understood in this further part. So we gonna first learn ये वाला पार्ट कि सर फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज का हम लोग अकाउंटिंग क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट दिस पार्ट, फिर हम लोग बाद में आगे जाके वेरिएबल इनकम पे समझेंगे। सो फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज में डिवेंचर होता है, डिवेंचर में आता है सर 12%। ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो 12% है ये इंटरेस्ट है, सर इंटरेस्ट इज 12%। 12% ऑन व्हाट? तो 12% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, मतलब जो भी नॉमिनल वैल्यू होगा डिवेंचर का उस पे 12% आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। जो कंपनी ने डिवेंचर इशू किया हुआ है उस पे डिपेंड करता है कि ये 12% आपको ईयरली मिलेगा या क्या बोलते हैं सेमी एनुअली मिलेगा या क्वार्टरली मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी टू कंपनी। इट विल बी प्री डिसाइडेड, पहले से बता दिया जाएगा भाई आपको हर साल में ये डेट पे डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। इट कैन बी ईयरली, इट कैन बी 6 मंथली, इट कैन बी क्वार्टरली, व्हाटएवर द केस इट मे बी, ठीक है। तो पहले से प्री डिसाइडेड होगा, तो आई बीइंग एन इन्वेस्टर मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, सर जिस डेट पे अनाउंस करना होगा उस दिन पे मेरे को अकाउंट में ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ जाएगा। हेंस इट इज नोन एज फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज। सो 12% पर एनम है, तो साल में 2 बार आएगा तो हाफ हाफ कर देना, एक ही बार आएगा तो एक ही बार मिलेगा, 2 बार नहीं मिलेगा, समझा? मतलब 12% पूरे साल का है। सो योर इंटरेस्ट अमाउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन योर नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स या सिक्योरिटीज, फॉर दिस केस इट इज डिवेंचर्स। अभी क्लियर? तो सर आपका ड्यूरेशन भी पहले से प्री फिक्स होता है कि इट कैन बी ईयरली, सेमी एनुअली और क्वार्टरली। अभी क्लियर? चलो इसके बाद लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस होल कंसेप्ट विद एन एग्जाम्पल, ठीक है? चलो यू आर डूइंग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि ये वाला कंसेप्ट जो है डिवेंचर वाला, उसको हम अकाउंटिंग कैसे करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल there are 2 parties, Mr. हार्दिक एंड मिस्टर कृपेश, ठीक है। अभी इनके पास ऑलरेडी कुछ डिवेंचर्स थे, 200 डिवेंचर्स थे 12% वाले ऑफ अ कंपनी नेम रिलायंस लिमिटेड, ठीक है। अब कृपेश सर ने क्या किया, इनके पास से ये डिवेंचर्स परचेज कर लिए, ठीक है, ओके। और एग्जांपल में एलॉबरेट करते हैं। सर रिलायंस लिमिटेड डिवेंचर जो 12% थे, इसका पहले ही से फिक्स था साल में 2 बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सर कब कब मिलेगा? 30th जून एंड 31st ऑफ दिसंबर, ठीक है। तो ये 2 डेट्स पे उनका फिक्स था कि वो अपने डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देते थे, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, कृपेश सर ने ये डिवेंचर परचेज किए, 12% डिवेंचर्स परचेज किए। सर कौन सी डेट पे परचेज किए, कौन सी डेट पे? तो अगर कृपेश सर ने ये डिवेंचर्स परचेज किए, समझो 1st of September
को परचेज, कितने परचेज किए, सेम टू सेम पूरी की पूरी क्वांटिटी हमने परचेज कर दी, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, दिस डिबेंचर्स कैन बी परचेज एट अ प्राइस, इट कैन बी परचेज एट अ प्राइस, ऑब्वियसली वो प्राइस जो होगा वो मेरा कॉस्ट होगा। बट सर अब इसका फेस वैल्यू 100%, 200 डिबेंचर्स का फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज था। आई परचेज दिस शेयर्स फॉर एक्स इंटरेस्ट, ये टर्म का मतलब ही समझा रहा हूं मैं यहाँ पे, एक्स इंटरेस्ट 98 रुपीज में। मतलब क्या है सर, इसीलिए मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूं, व्हाट इज एक्स इंटरेस्ट, ये कंसेप्ट समझने के लिए मैंने पूरा एग्जाम्पल फॉर्म किया हुआ है। सो ध्यान से सुनना, मैंने कितना अमाउंट पे किया रहेगा टू गेट दिस 200 डिबेंचर्स। सो 200 डिबेंचर्स इंटू 98 रुपीज मैंने पे किया, ठीक है। तो 19,600 रुपीज मैंने पे किए। अभी गेटिंग इट? पर सर अभी आपको डाउट आना चाहिए, सर जैसे ही मैंने 1 सितंबर को ये परचेज किया था, मिस्टर हार्दिक क्या बोलेंगे, ओहो जून को डिवेंचर का इंटरेस्ट मिल चुका है, जुलाई और अगस्त का इंटरेस्ट अब तक नहीं मिला है। अब क्योंकि 1 सितंबर से आई एम होल्डिंग दिस डिवेंचर्स, तो कहना ही से अब नेक्स्ट डेट क्या होगा डिवेंचर की इंटरेस्ट मिलने का, सर 31 दिसंबर। यस, तो 31 दिसंबर को इंटरेस्ट किसको मिलेगा, रुपेश सर को कि हार्दिक? एग्जैक्टली, यही तो कंफ्यूजन है। तो हमेशा इंटरेस्ट विल बी गिवन बाय द कंपनी टू द पर्सन हु इज होल्डिंग द सिक्योरिटी। ओके, तो द सिक्योरिटीज आर बीइंग हेल्ड बाय मिस्टर कृपेश। तो कृपेश सर को क्या मिलेगा, सर कृपेश सर को इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं तो खुश हो गया, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। सर कितना पीरियड का, सर 6 मंथ्स का मिलेगा, राइट। पर मैंने होल्ड कितना मंथ किया रहेगा, सर सितंबर, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सर 4 मंथ्स ही मैंने होल्ड किया है, बट स्टिल आई विल बी गेटिंग इंटरेस्ट ऑफ 6 मंथ्स। तो सर ये तो दुखी हो गए। हार्दिक क्या बोलते, अरे यार मैंने 2 महीने में बेच दिया और होल्ड करता तो मुझे इंटरेस्ट मिलता। तो ये फैक्टर को हटाने के लिए जब भी दोनों के बीच में डील होगा तब पहले से डिसाइड हो चुका रहेगा कि जो आप प्राइस पे कर रहे हो वो एक्स इंटरेस्ट है, मींस इट इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो ध्यान से सुनना, कृपेश सर ने जब पेमेंट किया होगा ना हार्दिक को, क्या बोला होगा, टेंशन मत ले, 19,600 इज योर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट वाला अमाउंट। ओके, आई विल एड द इंटरेस्ट विच इज अक्रूड। अक्रूड का मतलब क्या सर, जमा हो गया है, मिला नहीं है। तो 1 सितंबर को कृपेश सर क्या बोलेंगे, ओके लास्ट था जून को, जुलाई और अगस्त 2 मंथ का पूरा इंटरेस्ट जमा हो चुका है, ये ले इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड 200 डिबेंचर्स पे, फेस वैल्यू 100 था, ठीक है, 12% के रेट पे एंड फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। सर कैलकुलेट करने का मजा आ रहा है, देखो सर 12 का, सो यू आर लेफ्ट विथ हाउ मच, 400 रुपीज। अब सर होगा क्या, होगा ये कि मैं हार्दिक को पेमेंट करूंगा 19,600 शेयर्स के लिए और एक्स्ट्रा 400 रुपीज ऑफ इंटरेस्ट। सो टोटल अमाउंट विल बी फॉर 20,000 रुपीज। समझ में आया? ओके, क्यों किया ये, क्योंकि हमने डील ऐसा किया सर तुम्हारा इंटरेस्ट भी बनता है, तो ये लो इंटरेस्ट का अमाउंट अलग से एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट का कॉस्ट प्राइस था 98 रुपीज, हेंस इट इज नोन एज एक्स इंटरेस्ट प्राइस। सो ध्यान रखना, एक्स इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट जो अमाउंट आएगा दैट इज टोटल अमाउंट पेड बाय द इन्वेस्टर टू द सेलर। आर यू क्लियर? उसके बाद सर ये तो एक कंसेप्ट हो गया, सर ऐसा भी हो सकता है ना कि हमने जब डील किया हमने बोला ये हम लोग को इंटरेस्ट अलग से नहीं चाहिए, हमको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना है, तो इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करेंगे तो उसको भी एक टर्म ये लोग बोलते हैं दैट इज नोन एज कम इंटरेस्ट।
I'll explain you that part also over here. Example same to same. खाली यहाँ पे I will change the numbers. तो ये वाला एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पे I'm writing सर अपना डील हुआ कम इंटरेस्ट. I will pay to the seller, सब कुछ मिला के 102 रुपीज खत्म. उसमें इंटरेस्ट भी आ गया, शेयर प्राइस भी आ गया, सॉरी डिबेंचर प्राइस भी आ गया, दोनों मिला के मैंने पेमेंट कर दिया. सो हाउ मच आई टोटली पेड 200 into 102 तो कितना होता है 20,400. ये अपना टोटल अमाउंट पेड है. ठीक है सर इसमें से इंटरेस्ट भी तो निकालना पड़ेगा. यस तो सर इसमें से अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं, कम इंटरेस्ट मींस इट इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, उसमें से इंटरेस्ट निकाल दो तो शेयर का भाव आपका अलग आएगा और इंटरेस्ट का प्राइस आपका अलग आएगा. सो यहाँ पे इंटरेस्ट विल बी सेम कैलकुलेशन 200 डिबेंचर इंटू 100 इंटू कितना परसेंट सर 12% इंटू फॉर 2 मंथ्स. तो सर इंटरेस्ट आपका 400 आया. सो यहाँ पे आप 20,000 पे कर रहे हो फॉर शेयर प्राइस. तो मेरा कॉस्ट क्या हुआ सर, मेरा कॉस्ट हुआ 20,000 और मैंने इंटरेस्ट के लिए उसको पेमेंट किया 400. टोटल पेमेंट ऑफ 20,400. दोनों एग्जाम्पल समझ में आया. सर एक्स इंटरेस्ट वाज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट. आई एडेड इंटरेस्ट टू इट एंड फाइंड द टोटल अमाउंट पेड. कम इंटरेस्ट में क्या सर सब कुछ सेम. मैंने जब भाव नक्की किया रहेगा तो मैंने इंक्लूडिंग इंटरेस्ट का प्राइस नक्की किया है, पूरा का पूरा प्राइस हो गया, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करो, उतना अपना शेयर का पास. अब व्हाई आर वी डूइंग दिस थिंग, सुने हमें ध्यान से. जब हम लोग एंट्री पास करेंगे ना तब मजा आएगा, क्योंकि सर मेरे पेमेंट में कुछ कंपोनेंट इंटरेस्ट है, कुछ कंपोनेंट शेयर के लिए है. तो जो कंपोनेंट शेयर के लिए है वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा और कुछ कंपोनेंट जो इंटरेस्ट में है वो मेरे रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा. अभी क्लियर, समझ में आया. अभी सबसे इंपॉर्टेंट सर अकाउंट्स कर रहे हैं, जर्नल एंट्रीज तो आनी है. जर्नल एंट्री समझते हैं फॉर बोथ द कंसेप्ट एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट. सो फर्दर कंटिन्यूड एग्जांपल जो लास्ट हमने किया, हम जर्नल एंट्री को समझेंगे. जर्नल एंट्रीज क्या पास करनी है इस वाले पार्ट में. सो टेकिंग द सेम एग्जांपल, सर 200 12% debentures purchased on 1st of September. ठीक है सर, दो पॉसिबिलिटी है. If I purchase this debentures for X interest price at 98 and cum interest price at 101. अभी क्लियर. सो सर लॉजिक तो सेम है. एंट्री क्या आएगी वो बताओ सर. एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू बैंक. सर we are an investor, we are purchasing those investments. Investment being an asset, we will debit that asset because we are creating asset. But पैसे जा रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा. सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक. अब सर अमाउंट क्या लेना है, वही तो सबसे बड़ा खेल है इस पार्ट का. तो यहाँ पे मैंने आपको जब ये पढ़ाया था, बताया था आपको कि सर एक्स इंटरेस्ट प्राइस एट 98, मतलब कॉस्ट प्राइस एट 98, दैट इज 200 डिबेंचर्स इनटू 98 रुपीज, 19,600 रुपीज आपका आ रहा है. ठीक है सर, उसमें इंटरेस्ट को ऐड करेंगे. इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया था, 200 डिबेंचर्स पे 100 रुपीज नॉमिनल वैल्यू, 12% का इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ्स. सर 2 मंथ्स कैसे सर, ये डिबेंचर्स जो हमने परचेज किए थे
इसकी डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट क्या थी? 30th of June एंड 31st of December. ठीक है, तो लास्ट इंटरेस्ट वॉज पेड ऑन द मंथ ऑफ जून, 30th June. जुलाई और अगस्त ये 2 मंथ का इंटरेस्ट अक्रू हुआ था. तो मैंने जब परचेज किया था तो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट वॉज अक्रूड विच वॉज कमिंग टू. मजा आया था कट करने में? ओ ज्यादा मजा अच्छा नहीं है. सही है, 2 0 कट, 200, 12 कट. आपका आंसर आया सर 400 रुपीज इंटरेस्ट का. सो कॉस्ट प्राइस प्लस इंटरेस्ट दैट इज टोटल पेड 20,000 रुपीज. ये अगर समझ गए ना, एंट्री सुपर सिंपल है. सर कॉस्ट प्राइस क्या? आप ही तो बोले 19,600. जेब से कितने जा रहे हैं सर? 20,000. ओ तो ये 400 क्या हो गया सर? आपने खुद ने बोला ये इंटरेस्ट है. सो इंटरेस्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड. अब डाउट आना चाहिए, सर आई एम एन इन्वेस्टर, हाउ कैन दैट इंटरेस्ट बी डेबिटेड? क्योंकि सर अगर मैं इन्वेस्टर हूं, डिबेंचर में इंटरेस्ट में कमाऊंगा, इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग अ नॉमिनल अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड ऑब्वियसली, बिकॉज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट. एंड नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. परफेक्ट है. हाँ सर, पर ये इंटरेस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं सर? हमने जब शेयर्स या डिबेंचर्स परचेज किए, हमने उसको दे दिया, ये ले 400 रुपए का इंटरेस्ट, क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा था. तुम 400 का इंटरेस्ट लो, 19,600 इन्वेस्टमेंट के लिए. आई पेड टोटल 20,000 रुपीज. सो फॉर मी बीइंग एन इन्वेस्टर, आई एम पेइंग इंटरेस्ट का पार्ट टू द सेलर. सर हम क्यों पे कर रहे हैं? क्योंकि सर 2 महीना क्या मेरे पास था? नहीं, वो तो हार्दिक के पास था. इसीलिए उसको क्या बोला, टेंशन मत ले, रोने का नहीं, मैं तेरे को वो 2 महीने का इंटरेस्ट दे देगा. क्योंकि ऑब्वियस है उसको भी तो बुरा लगेगा, वो भी ऐसा बोलेगा सर मैं क्यों ये डिवेंचर को दूं, मैं 4 महीने बाद दूंगा. तो ऑब्वियसली ही विल आल्सो एक्सपेक्ट दैट इंटरेस्ट का कंपोनेंट फ्रॉम मी. सो उसने मुझसे इंटरेस्ट का कंपोनेंट मांगा, मैंने वो दे दिया, और मैंने डिवेंचर खरीदा एक्स इंटरेस्ट प्राइस 98 रुपीज पे. गेटिंग इट? तो सर ये वाला एंट्री समझ में आ गया. परफेक्ट. 19,600, 400, 20. अगर आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया ना, तो नथिंग लाइक इट. टोटल पेड, पैसा कितना जा रहा है सर? 20,000 रुपीज. सिंपल. नाउ मूविंग फॉरवर्ड ओवर हियर, सर यहाँ पे कम इंटरेस्ट प्राइस, कम इंटरेस्ट मींस इट इज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. तो सर यहाँ पे भी एंट्री के बाद अब एंट्री क्या होगा? बहुत डिफिकल्ट है. इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अरे दोनों की एंट्री सेम? यस सर दोनों की एंट्री सेम है, खाली अमाउंट में डिफरेंस है. तो सर आप बताओ ना अमाउंट का यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे टोटल पेड से शुरू होगा, बिकॉज आई हैव पेड 101 रुपीज. तो सर 101 रुपीज इंटू 200 डिवेंचर्स, दैट इज 20,200 रुपीज मैंने पे किए. 20,200 रुपीज मैंने पे किए. ठीक है. उसके बाद सर इंटरेस्ट तो बताओ. सर इंटरेस्ट इसमें से माइनस कर देगा, कम में माइनस करने का, एक्स में ऐड करने का. सर कितना? सिंपल, वापस वही 200 इंटू 100 रुपीज ऑफ नॉमिनल वैल्यू, 12% पे 2 मंथ्स के लिए. ओके, मजा आ गया. सर 2 0 कट, 12 कट, एकदम इजी. आंसर क्या आया सर? 400. अभी ध्यान से सुनना सर यहाँ पे 2200 माइनस 400 आपको आ रहा है 19,800. ये आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस. ओ मींस सर इन्वेस्टमेंट आपका कॉस्ट अकाउंट है, यहाँ पे आएगा सर 19,800. मैंने टोटल पे कितने किए सर? 20,200. कितना पे किया मैंने? 20,200. बाहर चला गया. हाँ 20,200. ठीक है. अब सर बैलेंसिंग अमाउंट डेबिट साइड पे आएगा 400 रुपीज.
इंटरेस्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 400। मतलब जब ये डील हुआ रहेगा ना, तो मैंने हार्दिक को क्या बोला, हार्दिक सुन यहाँ पे टेंशन मत ले, इंटरेस्ट तेरा क्या है, मुझे इंटरेस्ट को अलग से कैलकुलेट नहीं करना है। मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ एक डिबेंचर का मैं प्राइस बोलता हूँ 101 ले लो, इंटरेस्ट भी इसके अंदर है, शेयर प्राइस भी इसके अंदर है, डिबेंचर प्राइस भी इसके अंदर है। सो आई पेड टोटल 20,200 which consisted of 400 rupees of interest and 19,800 rupees of investment। सर अभी ध्यान से, सर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क एक तो ये है, ये x है कम, तो जो प्राइस बोला हुआ है दिस इज नॉट हैविंग इंटरेस्ट का कंपोनेंट, दिस इज हैविंग इंटरेस्ट का कंपोनेंट। x मैच वाला x नहीं है तो इजी है, x को ऐसे याद करो, इट इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। सो ऐड इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट मींस इट इज क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट मिला हुआ है उसको निकाल दो, सिंपल। आर वी क्लियर? तो अपने को सर एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का लॉजिक समझ में आया। बस अगर ये आ गया ना, बिलीव मी चैप्टर खत्म। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे डिफिकल्ट पार्ट यही था सर, कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट क्या होता है, क्या होता है। अगर ये चीज समझ में आ गया, एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। दूसरा चीज, सर आपने तो ये बोला कि अगर ये 1 सितंबर को हुआ इसके लिए, अगर हमारा डील मतलब सेल और परचेज 30 जून को ही हुआ तो कोई भी दुखी नहीं होगा। हार्दिक भी क्या बोलेगा, अरे 30 जून ना, मुझे इंटरेस्ट का टेंशन नहीं है, क्योंकि 30 जून को जब सेल होगा तब जब सेलर के पास उस दिन पे इंटरेस्ट मिल चुका और उसने मुझे नेक्स्ट डे पे या उस दिन इंटरेस्ट मिलने के बाद ही डील किया, तो मुझे भी टेंशन नहीं, उसको भी टेंशन नहीं, तो वहां पे इंटरेस्ट का कंपोनेंट बात ही नहीं है, बिकॉज अक्रूड इंटरेस्ट है क्या, नहीं है। अच्छा, अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब तो पता है ना, अक्रूड इंटरेस्ट मतलब क्या, सर कमाया है मिला नहीं है, कमाया है मिला नहीं, मतलब इट इज अक्रूड, मतलब जमा हो गया है मिला नहीं है। ये वाले एग्जांपल में हार्दिक क्या बोला रहेगा, हार्दिक बोला अरे 2 महीना बीत गया है, 2 महीने का इंटरेस्ट मेरे नाम पे बन चुका है, मिला नहीं है। मिलेगा कब? 31 ऑफ दिसंबर को। अक्रूड मींस जमा करते जाओ, जमा करते जाओ, जमा करते जाओ, ड्यू डेट पे आपको उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट मिल जाए। आर वी क्लियर? तो ये हम लोगों ने किसके एंगल से सब कुछ समझा हुआ है, इन्वेस्टर के एंगल से कि कंपनी के एंगल से? इन्वेस्टर के एंगल से, मीन्स द पर्सन हु इज होल्डिंग दोस इन्वेस्टमेंट, उसके एंगल से हमने ये सारा का सारा चीज समझा हुआ है, एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट और कैसे उसको रिकॉर्ड करना है। आर वी क्लियर विद दैट पार्ट? ठीक है, चलो अब नया पार्ट करते हैं। सर आगे भी तो आपको कुछ नया समझाओ, जैसे इन्वेस्टर बायर हो सकता है, इन्वेस्टर सेलर भी तो हो सकता है। जैसे आपने कृपेश सर के एंगल से एग्जांपल लिया, सेम वेज हार्दिक सर भी, या हार्दिक जो थे वो भी एक कहीं ना कहीं इन्वेस्टर थे, राइट? तो उन्होंने भी वो शेयर सेल किए रहेंगे, डिबेंचर सेल किए रहेंगे, तो उनके बुक्स में भी अकाउंटिंग हुआ रहेगा। हम लोग इन्वेस्टर की तो बात कर रहे हैं। सो अगर कृपेश सर ने वापस ये शेयर्स या डिबेंचर्स, शेयर्स नहीं डिबेंचर्स जब सेल किए तो उसका इफेक्ट क्या होगा, समझते हैं? सिंपल। तो एग्जाम्पल लेते हैं। सर अभी वो 200 डिवेंचर्स नहीं लेंगे, कुछ नया लेंगे, ठीक है? सो अब हमने इन्वेस्टमेंट सेल किया, तो सोल्ड 1000, अपना रिस्क बढ़ गया, सोल्ड 1000 डिवेंचर्स, पर कितने परसेंट वाले? परसेंटेज सेम रखो, ओके, 12% डिवेंचर्स ऑफ ICICI लिमिटेड, ठीक है? सोल्ड 1000 12% डिवेंचर्स ऑफ ICICI लिमिटेड एट, सर वही तो गेम है, कब कितने में सेल किया हुआ? तो X इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट, सही रॉन्ग है सर? एक्स इंटरेस्ट का प्राइस क्या है सर? 1000 है, इसका नॉमिनल वैल्यू 100 होगा, ठीक है? तो एड
एग्जाम्पल के लिए सर ये वापस लेते हैं सर 97 रुपीज लेते हैं और कम इंटरेस्ट लेते हैं सर @103। ठीक है सर, कब किया है? ऑन कौन सा रेट है? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर सर, ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट 30th जून प्लस 31st ऑफ डिसम्बर। ये 2 डेट्स पे आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। बस अब ये करना है आपको, सोच समझ के बोलना। सर बिना कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट समझे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का एंट्री क्या होगा? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आ रहा है कि जा रहा है? सर इन्वेस्टमेंट तो जा रहा है, और क्या आ रहा है? टेकड़ा पैसा आ रहा है। तो सर क्या डेबिट करेंगे? बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ओके सर, इतना ही है? हाँ इतना ही है, खत्म सर, सम खत्म। ये तो एंट्री था सर, आपको तो पता ही है यहाँ पे भी एंट्री सेम टू सेम होगा। तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट। सर एंट्रीज कभी भी रट्टा नहीं मारने की, एंट्रीज इजीली याद करने का एक तरीका है। एसेट बेच रहे हैं, एसेट बेच रहे हैं, तो एसेट जा रहा है, एसेट डेबिट बैलेंस वाली आइटम है, एसेट इज गोइंग, तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। सर पैसे आ रहे, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे आ रहे, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर आप ऐसे एंट्री याद रखो तो आपको रट्टा मारने का जरूरत नहीं पड़ता, और लॉजिकली हमेशा आपके बैक ऑफ द माइंड एंट्री फिक्स हो जाएगा। कुछ भी बेचा पैसा आएगा, या तो उससे पैसा आने वाला होगा, ठीक है, और जाएगा क्या? सर इन्वेस्टमेंट, एसेट, गुड्स, व्हाटएवर थिंग्स इट मे बी, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, क्लियर है? ओके सर। सर अब मुझे ये तो बताओ, यहाँ पे पेड तो नहीं होगा, रिसीव्ड होगा? यस। तो एक्स इंटरेस्ट 97, तो कितने पैसे मिले रहेंगे? तो सर कॉस्ट के सामने कितने डिवेंचर्स थे सर? 1000 डिवेंचर्स थे। क्या रेट पे गए? 97 की रेट पे गए। तो कैन आई से 97,000 मिला आपने यहाँ पे? यस सर। सर इंटरेस्ट ऐड करने का, क्योंकि आपका क्या है, ये एक्स इंटरेस्ट का कंसेप्ट है। सर कितना इंटरेस्ट ऐड करूं, आप मुझे बताओ। सुने यहाँ पे ध्यान से। सर इसका नॉमिनल वैल्यू मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, नॉमिनल वैल्यू 100 है, क्वेश्चन में दिया होगा नॉमिनल वैल्यू 100 है। तो सर 100 का वैल्यू है, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, सर 1000 डिवेंचर्स, 100 रुपीज का नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट का परसेंटेज 12 है, मंथ्स कितने हैं यहां पे? सर लास्ट इंटरेस्ट कब पे किया होगा? जून में, 30th जून। तो जून खत्म हो गया, बाद में जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 3 मंथ्स। बच्चे लोग मिस्टेक कभी नहीं करने का, अक्टूबर को काउंट नहीं करने का, जून को काउंट नहीं करने का। जून के बाद 30th बोला, 30th के बाद, तो 30th जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 मंथ्स। ओके सर, 3 मंथ्स। अपने सम ऐसे रहेंगे 0 कट 0 कैलसी का जरूरत नहीं सर। बचा कितना सर? 3000। मतलब सर यहाँ पे कितना आएगा? अब गलती नहीं करने का सर, टोटल पेड या टोटल रिसीव्ड? सर सेल कर रहे हैं, रिसीव्ड होगा। टोटल रिसीव्ड ₹1 लाख। पैसा कितना आ रहा है? लक्ष्मी जी आ रहे हैं सर, लक्ष्मी जी 1 लाख रुपीज रोकड़ा। बाद में सर इन्वेस्टमेंट के सामने कितना है? 97,000 रुपीज। ओ मतलब सर अभी क्रेडिट साइड पे आएगा 3000, हैज टू बी ना, बिकॉज सर ये इंटरेस्ट तो आपने कमाया है। अभी आप हार्दिक सर की जगह, आप हार्दिक की जगह पे हो, हार्दिक सर की जगह पे, ठीक है। तो सर टू इंटरेस्ट अकाउंट 3000 कैसे आया? 3000 रुपीज हमने
अक्रू किया है, ये हक हमारा था क्योंकि हमने 3 महीना होल्ड किया है। अब जब 3 महीना होल्ड किया है तो आई एक्सपेक्ट द बायर टू कॉम्पेंसेट मी और टू पे मी दिस अमाउंट। तो मैंने क्या बोला, भाई तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का 97 रुपीज एक से इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को ऐड करके मुझे पेमेंट कर दो। तो मुझे पेमेंट कितना मिला, 1 लाख रुपीज का। समझ में आया? तो बैंक अकाउंट में 1 लाख आया, इन्वेस्टमेंट के सामने आपका 97,000 गया, इंटरेस्ट 3,000 रुपीज। सोच समझ के बोलना ध्यान से। ये आपका इनकम वाला पार्ट है, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा बिकॉज दिस इज अ रेवेन्यू आइटम। ये एसेट के सामने एडजस्ट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट के सामने एडजस्ट हो जाएगा और ये बैंक में पैसे आए वो। क्लियर है? सर इधर बताओ ना, यहाँ पे भी सेम लॉजिक। सर यहां शुरू किससे करते हैं हम लोग? टोटल रिसीव। सर कितना रिसीव किया आपने? 1000 डिवेंचर्स के कितने रुपए मिले आपको? सर 103। कितने हो गए सर? 1,03,000। सर इंटरेस्ट आप ऐड करते हो कि माइनस कर? तो सर इंटरेस्ट का अमाउंट सेम, 1000 डिवेंचर्स, 100 रुपीज का नॉमिनल वैल्यू, 12% का इंटरेस्ट फॉर हाउ मच पीरियड? 3 मंथ्स। कट करके 3,000 आ गया। कॉस्ट प्राइस 1 लाख। ध्यान से सर, कॉस्ट प्राइस 1 लाख, ठीक है। पैसे आए अकाउंट में 1,03,000। इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा बाय 3,000। बराबर है? सिंपल है सर, कोई टेंशन ही नहीं, पैसे आए, ये बात खत्म। क्लियर? यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट 97,000। अब आराम से सोचना और मुझे बताना, सर प्रॉफिट या लॉस जो भी आप करते हो, प्रॉफिट और लॉस का एंट्री क्या होगा? सर प्रॉफिट लॉस क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि जब आपने इन्वेस्टमेंट बेचा है सो ऑब्वियसली आपने जो रेट पे परचेज किया होगा उससे कुछ अलग अमाउंट पे आपने सेल किया हुआ है। इट कैन बी प्रॉफिट, इट कैन बी लॉस। बराबर है? तो सर प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा, लॉस हुआ तो क्या होगा? चलो बताओ। तो सर प्रॉफिट में क्या होगा? प्रॉफिट में आप खुश हो गए। इन्वेस्टमेंट आपका समझो 97 का था, आपने बेचा 1 लाख में। इन्वेस्टमेंट खरीदा 97 में था, 1 लाख में बेचा। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप कौन से साइड पे जाओगे? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आर वी क्लियर? पक्का? और एग्जैक्ट ऑपोजिट अगर लॉस हुआ रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। आर वी क्लियर? तो ये हो गया आपका प्रॉफिट का एंट्री या लॉस का एंट्री। आर वी क्लियर? चलो, सो वी अंडरस्टूड परचेज वाला पॉइंट, सेल वाला पॉइंट। अब सर ऑन द ड्यू डेट मतलब किसकी ड्यू डेट? इंटरेस्ट मिलने की डेट पे द पर्सन हु इज होल्डिंग द डिबेंचर्स, वो भी कुछ एंट्री तो पास करेगा बिकॉज दैट पर्सन विल रिसीव इंटरेस्ट, राइट? तो एंट्री द पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग, वो क्या एंट्री पास करेगा? सोचो। तो सर ऑन ड्यू डेट फॉर रिसीट ऑफ इंटरेस्ट, एंट्री क्या होगी? सर क्या हो रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। टू interest being an income that will be credited और पैसे बैंक में आ रहे इसलिए बैंक अकाउंट में डेबिटेड, राइट? सर अगर ऐसा हुआ कि ड्यू डेट के पहले अगर हमारा ईयर एंड आ चुका है, अपने एग्जाम्पल में 30 जून और 31 दिसंबर ड्यू डेट थी, 31 मार्च को जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर रहा हूं तो कैन आई से मुझे अपनी बुक्स में 3 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रू करना पड़ेगा? रिसीव नहीं होगा सर, अक्रू होगा, मतलब कमाया तो है।
तो मैं अपनी बुक में रिकॉर्ड तो करूंगा ही करूंगा। सो बैंक अकाउंट नहीं आएगा, बाकी हम लोग सेम टू सेम एंट्री पास करेंगे। सर अक्रूड इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग डेट, आपको रिसीव नहीं हो रहा है तो आप क्या बोलोगे? सर अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, क्योंकि सर ये मेरी इनकम तो है ही, तो इंटरेस्ट अकाउंट को आप क्रेडिट तो करोगे ही करोगे, बट पैसे नहीं आ रहे, तो हमने क्या बोल दिया? अक्रूड इंटरेस्ट। यहां पे क्या हो सर? पैसे आ रहे थे, लक्ष्मी जी आ रही थी, लक्ष्मी जी आ रही थी, तो बैंक अकाउंट डेबिट किया था हमने, ठीक है। अब सर जब भी कोई इनकम एक्सपेंस अकाउंट बनाते हो, ईयर एंड पे उसको कहां ट्रांसफर करना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। थर्ड एंट्री, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां पे ट्रांसफर करेंगे? डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट में। तो सर इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ये क्या किया? सुनिए ध्यान से यहाँ पे। सर जो जो इंटरेस्ट हमने जमा किया हुआ है पूरे साल में, उस इंटरेस्ट अकाउंट को मैं क्लोज करूंगा और ट्रांसफर करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कौन से साइड पे? क्रेडिट साइड पे। सो समझो फॉर एग्जाम्पल, सर ये था आपका 400, ये था आपका 500, पूरे साल में आपने कमाया इंटरेस्ट कितना? 900। तो ईयर एंड पे आप ट्रांसफर कहां पे करोगे? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। All income and expenditure account at the year end has to be closed and transferred to profit and loss account. इनकम होगा तो क्रेडिट साइड पे, लॉस होगा या फिर एक्सपेंडिचर होगा तो डेबिट साइड पे। क्लियर है? सॉरी एकदम सिंपल, सबसे सिंपल एंट्री यही था। एग्जैक्टली। आगे क्लियर? तो हमने ये भी समझ लिया परचेज का, सेल का, इंटरेस्ट का, एंड एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का लॉजिक क्या होता है। ठीक है, अब लेट अस डिस्कस समथिंग मोर फर्दर कि सर इन्वेस्टमेंट से ना दो टाइप के होते हैं, ये हमने पहले नहीं समझा। हाँ वो तो पता ही है सर, फिक्स इंटरेस्ट और वेरिएबल। मैं बोल रहा हूं इन्वेस्टमेंट फॉर एन इन्वेस्टर्स आर डिफाइंड ऑफ टू टाइप्स। याद करो सर, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हम लोग इन्वेस्टमेंट्स अलग से भी दिखाते हैं और नीचे करंट एसेट्स में भी दिखाते हैं। सर दोनों अलग अलग दिखाते हैं हम लोग। यस, क्यों? इफ एन इन्वेस्टर हैज अ विजन कि वो कम से कम 12 महीने के ऊपर या एक साल के ज्यादा रखने वाला है वो उस इन्वेस्टमेंट को, तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल के लिए सर कुछ पैसे मैंने आज ही रिलायंस में रोक दिए, मस्त शेयर्स बढ़ रहे उसके, क्योंकि जियो धमाल चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक सब लोग आके रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने क्या सोचा, रिलायंस के वैसे भी रूल है पैसे रख के भूल जाओ, मेरी बेटी जब बड़ी होके शादी की एज आएगी तब के लिए मुझे वो फंड्स काम में आएंगे। यूजुअली पीपल इन्वेस्ट इन रिलायंस के डिबेंचर्स या शेयर्स फॉर लॉन्गर होराइजन। तो सर बहुत लंबा ड्यूरेशन है, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। क्या बोलते हैं उसको? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या? आज लिया, 12 महीने के अंदर जब भी मन किया, नीड पड़ा, आई विल बी सेलिंग दोज इन्वेस्टमेंट्स एंड एनकैशिंग द प्रॉफिट आउट ऑफ इट। ठीक है सर, दो अलग अलग दिखाने के तरीके क्या है? एक को हम लिक्विड मानते हैं, तुरंत बेच के आप उसको रिकवर करने वाले पैसे, इसके लिए वो करंट एसेट है। और ऊपर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट्स, बिकॉज दे आर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, अभी सोच समझ के बोलना। सर अगर मैंने दोनों इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड किस पे किया होगा? जब भी मैंने खरीदा होगा, इसके पहले हमने देखा था सर कॉस्ट प्राइस पे, जो पैसा दिया वो मेरा कॉस्ट प्राइस है। हमें क्लियर? ओके सर। अब सर क्या एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को फर्क पड़ेगा प्राइस के फ्लक्चुएशन से? हाँ या ना? नहीं, क्योंकि उसका विजन क्या है सर? 10 साल, 15 साल, 20 साल या कम से कम 1 साल से ज्यादा है, तो मुझे प्राइस फ्लक्चुएशन से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। सो आई वोंट बी चेंजिंग माई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिफ्लेक्टेड ऑन द एसेट साइड। सो
ध्यान से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज रिफ्लेक्टेड एट कॉस्ट प्राइस, उसको कभी भी चेंज नहीं करने का। दूसरा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं उसको आप किस पे रिकॉर्ड करते हो? मार्केट प्राइस पे, क्योंकि सर अभी बेचने वाले हैं अगले साल, एक साल के अंदर ही, तो दे आर टू बी रिकॉर्डेड एट मार्केट प्राइस। तो वो उसको हमेशा कंपेयर करेंगे हम अपने कॉस्ट और मार्केट प्राइस से, विच एवर इज लेस, उस पे रिकॉर्ड करना होता है। अभी क्लियर? सो आज के लिए लोग डन कर दे इतना वाला पार्ट। तो इतने पार्ट में आज पूरे चैप्टर में अब तक जो हमने किया, क्या क्या किया, हम समराइज करते हैं। तो सर स्टार्टेड विद इन्वेस्टमेंट, हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। इट इज विद रिस्पेक्ट टू AS 13, राइट? AS 13 के हिसाब से इन्वेस्टमेंट सर दो टाइप के हो सकते हैं सिक्योरिटीज। कौन कौन से? फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज, वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज। फिक्स में क्या आता है सर? फिक्स में आता है डिबेंचर्स। वेरिएबल में क्या आता है? शेयर्स। हमने वेरिएबल को अब तक पढ़ा नहीं है, हम लोग पहले खाली फिक्स को पढ़ रहे हैं। फिक्स को हम लोग ने समझा कि सर व्हाट इज एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट मींस इट इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब सर पैसे दे दिए, उसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट नहीं है, ये पैसे तुम्हारी इन्वेस्टमेंट के लिए, ले अलग से इंटरेस्ट, दोनों को मिला के मैं पेमेंट करूंगा। तो एक्स इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट पेड व्हाइल परचेजिंग। ठीक है सर? कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट का मतलब क्या? सब कुछ क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट। सो क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट कंसिस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो। सो हम लोग कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे, तो टोटल पेड माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। समझ में आया? सर ये तो हो गया परचेज के टाइम पे। सेम हम लोग अप्लाई करेंगे सेल के टाइम पे। सर जब मैं सेल कर रहा हूं एक्स इंटरेस्ट सेल कर रहा हूं, मतलब मुझे तो पैसे आ रहे हैं, तो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पैसे आ रहे हैं। यस, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट टोटल रिसीव। और क्यूमुलेटिव में क्या हो जाएगा? सर क्यूमुलेटिव में टोटल रिसीव माइनस इंटरेस्ट एंड द कॉस्ट प्राइस। सिंपल। सर ये तो हो गया एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट, परचेज और सेल के बारे में। उसके बाद हमने एकदम मस्त कंसेप्ट समझा सर, एकदम सिंपल एंट्री, इंटरेस्ट को रिकॉर्ड कैसे करने का। बैंक में पैसा आ रहा है ऑन द ड्यू डेट, तो इंटरेस्ट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड, बैंक में पैसा आ रहा है। अक्रू करना है तो अक्रूड इंटरेस्ट विल बी डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। अभी क्लियर? उसके बाद सर ईयर एंड पे हमको इंटरेस्ट अकाउंट को ट्रांसफर करना होगा। कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट बीन एन इनकम, आप क्या करोगे? इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करोगे। ठीक है? उसके बाद लास्ट वाला पार्ट, हमने ये तीनों एंट्री समझे। सर एंट्री को रिकॉर्ड करके हमने ट्रांसफर भी कर दिया, और अभी हमने समझा ये वाला इन्वेस्टमेंट को आप रिकॉर्ड किस पे करते हो। सो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको हम लोग स्टेबल रखेंगे, चेंज ही नहीं करेंगे। बट अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो उसको मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएशंस को रिकॉर्ड करके एडजस्ट करेंगे। हम लोग ये वाला कंसेप्ट और डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड नेक्स्ट लेक्चर में वी विल अंडरस्टैंड कि सर ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो होता है उसका फॉर्मेट क्या है, एक बेसिक सम लेंगे, उसका अकाउंटिंग समझेंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है? सो माई सेल्फ कृपेश कोठारी was teaching you financial accounts में investment accounting. This was a platform GradCool, a digital learning platform for graduates and postgraduates. Please subscribe to our channel, press the bell icon and share it with your friends. Thank you. See you. Bye bye.